बालाघाट को डिजिटल और हाईटेक बनाने के दावे तो प्रशासन के द्वारा खूब किए जाते हैं, लेकिन आज भी लांजी क्षेत्र के सर्रा गांव में लोग मौत के साए में जीने को मजबूर है। यहां पर पिछले 10 सालों से लोग आंकड़े डालकर बिजली से अपने घरों को रोशन कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के गैर जिम्मेदाराना अधिकारी और कर्मचारी इस लापरवाही को लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी इस गांव में बड़ा और दुखद हादसा हो सकता है। ग्रामीणों के द्वारा इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा जा रहा है और बिजली विभाग के साथ प्रशासन क्यों अभी तक नींद से नहीं जाग पा रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की यह ग्राउंड रिपोर्ट। लापरवाही जब हद पार कर जाए तो वह सीधे सीधे गंभीर घटना में तब्दील हो जाती है। आपको याद दिला दें कि आज से ठीक 9 महीने पहले 24 जुलाई के दिन इसी सर्रा गांव का एक परिवार मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। आंधी तूफान के कारण बिजली का एक नंगा तार सड़क पर टूट कर गिरा और जैसे ही मोटरसाइकिल उस तार के संपर्क में आई, करंट का ऐसा खौफनाक झटका लगा कि बच्चे समेत पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हाँ जी, डर है। हमारे यहाँ 3 लोगों का हादसा ऐसा हुआ है। मेरे बड़े भैया और भाभी है, वो कुछ बाइक से उधर जा रहे थे तो ऐसा बिजली का तार गिरा था तो उन लोगों का ऐसा कुछ हो गया, हादसे हो गया, मतलब मृत्यु हो गया उनका। तीनों लोगों का? हाँ, तीनों लोगों का हो गया। कब की बात है ये हाँ 24 जुलाई का है। 24 जुलाई को हुआ था। हाँ 24 जुलाई का, मतलब 9 महीने पूरे हो गए। हाँ आज का 9 महीना पूरा हो तो गया। आप लोग गांव वाले जो ये खुले तार है, इससे अभी भी और कोई हादसा हो सकता है, तो आप गांव वाले शिकायत क्यों नहीं करते प्रशासन से, बिजली विभाग से? शिकायत करते हैं जी, पर लाइनमैन लोग ध्यान नहीं देते। और अभी हवा तूफान भी बहुत तेज़ी से आता है, गिर गया, कुछ हो गया, वो आदमी जानवर किसी को भी ऐसा करंट लग सकता है और नुकसान हो सकता है। एक पूरा का पूरा परिवार एक झटके में शमशान में तब्दील हो गया, लेकिन बिजली विभाग की संवेदनहीनता देखिए। इस भीषण कांड के 9 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक सर्रा गांव की सड़कों और खेतों के रास्तों पर वही नंगे और झूलते हुए तार वैसे के वैसे ही लटक रहे हैं। लापरवाही की इंतहा यहीं पर ख़त्म नहीं होती। सर्रा गांव के सरकारी स्कूल के बिल्कुल पास में ही एक बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो पूरी तरह से खुला और असुरक्षित पड़ा है। स्कूल में आने जाने वाले मासूम बच्चों का हाथ आसानी से इस मौत के डिब्बे तक पहुंच सकता है। कोई भी बच्चा खेलते खेलते इस ट्रांसफार्मर की चपेट में आ सकता है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 10 सालों से ग्रामीण अकोड़ा डालकर बिजली जला रहे हैं, लेकिन वैध कनेक्शन देने के बजाय बिजली विभाग के कर्मचारी ग्रामीणों से कहते हैं कि ऐसे ही जलाओ, कुछ हो गया तो हम देख लेंगे। डर लगता है सर, वो लाइनमैन को कई बार बताया, मैं तो चलने दो बोलता है। वो मैं बोला उनको, कई बार बोला उनको लाइनमैन को मैं कि जैसा पोल है उसमें वायर टंगा के उसको कर दो। तो कनेक्शन क्यों नहीं कर रहा है बिजली विभाग? RDSS योजना का इतना सारा पैसा आ रहा है, क्यों कनेक्शन नहीं कर रहा है? कनेक्शन करना चाहिए उनको। वो डायरेक्ट चढ़ा के गाँव भर पूरा। अच्छा, बीजीटी मीडिया पूछता है कि 9 महीने पहले 3 लाशें गिरने के बाद बिजली विभाग ने क्या देखा और इस गंभीर खतरे पर गांव के सरपंच श्री राम आचरे क्यों मौन है? क्यों पंचायत और सरपंच इस खतरनाक लापरवाही को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों की सीमाओं को लांघकर पिछले कई सालों से बिना परमिट दौड़ रही एक यात्री बस पर आखिरकार कानून का शिकंजा कस गया है। परिवहन विभाग की टीम ने लांजी डोंगरगढ़ मार्ग पर अवैध रूप से संचालित हो रही आशीर्वाद बस को जब्त कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि जो बस सालों से अधिकारियों के नाक के नीचे राजस्व को चूना लगा रही थी, उसे अब तक किसका संरक्षण प्राप्त था? यात्रियों की सुरक्षा और सरकारी राजस्व के साथ खिलवाड़ का यह खेल लांजी क्षेत्र में लंबे समय से चल रहा था। जब्त की गई आशीर्वाद बस पिछले 3-4 वर्षों से बिना नियमित रूट परमिट के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच धड़ल्ले से दौड़ रही थी। सूत्रों और आरोपों के मुताबिक इस अंतर्राज्यीय बस का संचालन रोजाना के परमिट के बजाय केवल शादी ब्याह या विशेष अवसरों के लिए मिलने वाले अस्थायी परमिट के सहारे किया जा रहा था। जिला परिवहन अधिकारी बाथम को जब इसकी लगातार शिकायतें मिली तो उन्होंने चेकपोस्ट प्रभारियों को अलर्ट किया और उड़न दस्ते ने इस अवैध खेल को दबोच लिया।
लेकिन इस कार्रवाई ने लांजी क्षेत्र में एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यात्रियों का आरोप है कि क्षेत्र में कई ऐसी बसें हैं जिनका परमिट तो टूर का है, लेकिन वे मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों को बीच रास्ते में ही उतार देती है, जिससे जनता को भारी परेशानी और अतिरिक्त किराया भुगतना पड़ता है। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि क्या विभाग केवल एक बस पर कार्रवाई करके खाना पूर्ति करेगा या उन सभी रसूखदार बस मालिकों पर भी कार्रवाई होगी जो सालों से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन और बालाघाट के जंगलों में घूम रहे राष्ट्रीय पशु बाघ की जान पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे का पर्दाफाश हुआ है। बैहर वन विभाग की टीम ने एक फिल्मी अंदाज में जाल बिछाकर बाघ के अंगों और कंकाल की सौदेबाजी कर रहे 5 तस्करों को रंगे हाथ दबोच लिया है। तस्करों को फंसाने के लिए खुद रेंजर और वनकर्मी करोड़ों रुपए के फर्जी ग्राहक बनकर पहुंचे। यह पूरी कार्रवाई किसी थ्रिलर सिनेमा जैसी है। वन विभाग बैहर की टीम को मुखबिर से पक्की सूचना मिली थी कि कुछ लोग बाघ के अंगों को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बिना देर किए एक स्पेशल प्लान बनाया और खुद करोड़ों के खरीदार बनकर तस्करों से संपर्क किया। जैसे ही डील पक्की हुई और आरोपी अवशेष लेकर पहुंचे, वन अमले ने घेराबंदी करके 5 आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में रामलाल टेकाम, दशरथ परते, भीम सिंह परते, रविंद्र सोनकुसरे और राजकुमार सोनकुसरे शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि बरामद हड्डियां और कंकाल बाघ के हैं। इसमें से एक बाघ का शिकार मंडला जिले के बमनी बंजर क्षेत्र में किए जाने की बात सामने आई है, जबकि दूसरे कंकाल के स्रोत का पता लगाया जा रहा है। इस रैकेट में छपारा निवासी देवी दयाल ढोडरे की भूमिका की भी जांच की जा रही है। वन विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन बाघों का शिकार कब और कैसे किया गया। क्या इस गैंग के पीछे कोई इंटरनेशनल सिंडिकेट काम कर रहा है? वन विभाग की मुस्तैदी की वजह से ये आरोपी तो पकड़े गए, लेकिन जंगलों में बाघों की सुरक्षा अब भी एक बड़ा सवाल है। 1.5 महीने से हम प्रयास कर रहे थे कि इन लोगों को खरीदी के बहाने हड्डी इनसे निकलवाएं। तो फाइनली 21 तारीख को वन विभाग की एक टीम खरीदार बनकर और इन लोगों को बेचने के लिए बुलाया गया। तो 2 अलग अलग जगह से बाघ के कंकाल, संभावित बाघ के कंकाल लेकर आए थे ये लोग, जिसे हमने जब्त किया है। और लैब रिपोर्ट के बाद ही फाइनली ये बता पाएंगे कि बाघ का ही कंकाल है, किंतु प्रथम दृष्टया वो बाघ का ही कंकाल लग रहा है। तो वन विभाग द्वारा इन लोगों को पकड़ा गया और 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए। कुल 5 आरोपियों को पकड़ा है और इसके बाद आगे विवेचना में ये भी देखना होगा कि ये बाघ की मृत्यु कैसे हुई और बाघ के और बॉडी पार्ट्स जो हैं वो कहाँ पर हैं। तो इस बात की विवेचना चल रही है। फिलहाल 5 आरोपियों को पकड़कर माननीय न्यायालय बैहर में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।